हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आरबीआई का टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग कि 2021 के पेपर में यूपीएससी ने आरबीआई के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। उसके पहले आप देखेंगे कि 2018 के पेपर में यूपीएससी ने आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा। हर 2 साल 3 साल के ऊपर एक क्वेश्चन आरबीआई के ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी पूछ ही लेता है। तो आने वाले ईयर्स में बहुत हाई चांसेस है कि 2023 के पेपर में या फिर 2024 के पेपर में आपको आरबीआई के ऊपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको कवर करेंगे एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आरबीआई को सबसे पहले फॉर्म किया गया था, एक कमीशन था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो इसके बेसिस पे आरबीआई को बेसिकली फॉर्म किया गया था और एक एक्ट था विच इज दी आरबीआई एक्ट 1934 जिससे आरबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में, ये पता ही रहता है आपको। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर्स हो गए, डिप्टी गवर्नर्स हो गए, जितने भी लोग हैं सबको पावर्स कहाँ से डिराइव होते हैं? दे बेसिकली डिराइव देयर पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ओनली। ठीक है, तो उन्हें आरबीआई एक्ट से पावर मिलता है। ठीक है, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें 20 मेंबर्स हैं। आपको नंबर याद नहीं रखना है कितने मेंबर्स है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियल मेंबर्स में कौन कौन है और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में बेसिकली एक रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिशियल है उसमें आपका एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं आप देखेंगे कि 2 जो होते हैं वो बेसिकली आपका ये उसी में से प्रमोट होकर के आते हैं और 2 जो होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अभी तो यही ट्रेंड चलते आ रहा है। ठीक है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आप देखेंगे कि नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और 4 डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। तो 4 लोकल बोर्ड है, हर लोकल बोर्ड से, जो रीजनल लोकल बोर्ड है बेसिकली। ठीक है, हर लोकल बोर्ड से एक गवर्नर आते हैं, एक डायरेक्टर आते हैं। तो ये पता होना चाहिए। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऑफिशियल डायरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और एक ओवरव्यू आपको जस्ट लेना है। इसमें डिटेल में फैक्ट्स और नंबर्स इसके याद करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका 3 साल का टर्म होता है। तो इफ आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड, दे बेसिकली होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के लिए होल्ड करते हैं एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स, ये पता होना चाहिए। और गवर्नर जो होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीआई के 5 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिजर्व, 5 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिजर्व आरबीआई, ये क्वेश्चन पेंडिंग है। तो पांचों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है आपसे कि कैपिटल रिजर्व के क्या क्या कंपोनेंट्स है आरबीआई के। तो ये 5 में से एक एक्स्ट्रा दे देगा या फिर 4 दे देगा, कुछ और दे देगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो पांचों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कंटिजेंसी। कुछ कंटिजेंसी में आरबीआई, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। कैपिटल रिजर्व मतलब कुछ ऐसा पैसा जो आरबीआई अपने पास में रखा है ताकि मुसीबत के टाइम पे कुछ अगर अनफोर्सेबल सिचुएशंस आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आरबीआई अपने कैपिटल रिजर्व से पैसा निकाल करके अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, तो उसे कैपिटल रिजर्व बेसिकली कहते हैं। ठीक है, रिजर्व में कुछ पैसा रखना, ठीक है, आप समझ सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। कंटिजेंसी में कुछ आरबीआई रखता है पैसा, ठीक है, मतलब मुसीबत के टाइम से बचने के लिए। एसेट्स रिवैल्यूएशन, आरबीआई का बहुत सारा एसेट्स है तो ये है। फिर गोल्ड और करेंसी रिवैल्यूएशन, आरबीआई के पास बहुत ज्यादा गोल्ड होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और बहुत सारी करेंसीज है, डिफरेंट करेंसीज है, तो वो सबका आपका जो बेसिकली आपका गोल्डन करेंसी रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो मेंटेन करके रखता है आरबीआई अपने पास में। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन, अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो उसका अकाउंट हो गया इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपका फॉरेक्स वैल्यू, आपको पता ही है कि फॉरेक्स जो होता है उसे कौन मेंटेन करता है? दैट इज मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा भी होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है बेसिकली ही इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं दे आर मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो फॉरेक्स होते हैं दे आर द कैपिटल रिजर्व ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखा है, CAGIF करके आप इसे याद रख सकते हैं। C का मतलब हो गया आपका कंटिजेंसी, A का मतलब हो गया एसेट्स रिवैल्यूएशन, और GIF ये वो GIF नहीं है जो आप सेंड करते हैं बेसिकली, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। G मतलब हो गया गोल्ड ऑफ करेंसी रिवैल्यूएशन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन, और F का मतलब हो गया आपका फॉरेक्स वैल्यू का जो अकाउंट है वो। ठीक है, अच्छा, पढ़ा होगा एक चीज कि आरबीआई अकाउंट, आरबीआई एक्ट 1934 जो बेसिकली कहता है कि आरबीआई के पास में जो भी साल के एंड में जो सरप्लस, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी सरप्लस पैसा बचता है
वो आरबीआई को ट्रांसफर करना रहता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बात पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ये हमें पता रहता है कि आरबीआई बेसिकली पैसा ट्रांसफर कर देता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट हमें ये नहीं पता रहता कि कहाँ पे मेंशन किया गया ये बात। तो यूपीएससी ऐसे पूछ लेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट, ऐसे भी यूपीएससी का आदत है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे करके कुछ भी पूछ लेता है यूपीएससी आजकल। तो ये पता ही है, आपने ये ट्रिक भी सीख लिया होगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं पे भी मेंशन है तो वो स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई 934 क्या कहता है कि जो आरबीआई का सरप्लस है वो आपको ट्रांसफर करना होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 पता होना चाहिए। यहाँ पे यूपीएससी दे देगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 कहता है, ठीक है, या फिर दे देगा कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1949 दे देगा। जनरली ईयर में यूपीएससी कोई छेड़वेड़ नहीं करता है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एमआरएस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये होता क्या है, देखिए बेसिकली अमाउंट ऑफ गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज केप्ट एज बैकअप बाय आरबीआई बिफोर इशूइंग करेंसी। तो आरबीआई जितना भी करेंसी इशू कर देता है, जितना करेंसी आरबीआई इशू करता है उसका बैकअप में आरबीआई कुछ मेंटेन करके चलता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में। तो उसे हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। तो ये एमआरएस का जो सिस्टम है दैट वाज अडॉप्टेड बाय आरबीआई इन द ईयर 1957। अभी आरबीआई का एमआरएस जो है वो कहा गया है कि आरबीआई शुड हैव एमआरएस ऑफ 200 करोड़ रुपया लिक्विड में आरबीआई को, ठीक है, रेडी मनी के रूप में आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का एमआरएस मेंटेन करके चलना है। ये 200 करोड़ का जो फिगर है ये आपको एज इट इज पता होना चाहिए। जनरली मैं नहीं कहता हूँ फैक्ट्स लर्न करने के लिए, बट ये 200 करोड़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जिसमें 115 करोड़ गोल्ड के रूप में आरबीआई को रखना होगा और 85 करोड़ आरबीआई को सिक्योरिटीज के रूप में रखना होगा। एग्जाम में आएगा तो फैक्ट रॉन्ग हो सकता है, 200 करोड़ के बदले यूपीएससी 100 करोड़ दे दे या 300 करोड़ दे दे, या फिर 200 करोड़ को बढ़ा करके, आदत है यूपीएससी का एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने का, तो 200 को 2000 करोड़ कर दे, रॉन्ग हो जाएगा। बट फिर भी आपको ये एमआरएस का फिगर पता होना चाहिए। और बाइफर्केशन भी याद रखिएगा, 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का आपका सिक्योरिटीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के फुल्ली ओन सब्सिडरीज के बारे में। तो दोस्तों आरबीआई के 5 फुल्ली ओन सब्सिडरीज है। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कौन से आरबीआई की सब्सिडरीज और कौन से आरबीआई की सब्सिडरीज नहीं है, तो इसीलिए। तो डीआईसीजीसी जो है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का एक फुल्ली ओन सब्सिडरी है, 100% आरबीआई का। फिर आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, फिर आपका रिजर्व बैंक आईटी प्राइवेट लिमिटेड, रिबिट कहते हैं इसे। फिर आपका आईएफटीएस, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज, और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये 5 आपको एज इट इज नाम पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइम स्पेंड करके पांचों को पढ़ लीजिएगा। आरबीआई का फंक्शंस के बारे में देखेंगे। अगेन आरबीआई का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस फंक्शन से भी एक स्टेटमेंट तो अगर आरबीआई के ऊपर में क्वेश्चन आएगा तो एक स्टेटमेंट तो फंक्शन के ऊपर में रहेगा ही रहेगा। तो याद रखिएगा कि आरबीआई जो है वो करेंसी नोट को इशू करता है, तो पता ही रहता है, एक्सेप्ट रुपए। तो कॉइन्स और 1 रुपए के नोट को आरबीआई इशू नहीं करता है। जितने भी कॉइन्स हो गए, 1 रुपए का नोट हो गया, दे आर बेसिकली इशूड बाई फाइनेंस सेक्रेटरी का, आप देखेंगे उसमें सिग्नेचर होता है, दे आर बेसिकली इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए कि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स दे आर नॉट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे दे बियर द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। और आरबीआई का दूसरा फंक्शन क्या है कि आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर, ठीक है, एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए बैंकर के रूप में काम करता है, ठीक है। बट याद रखिएगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम, ये हमने ऑलरेडी जब हम बेसिकली वेज और मीन्स एडवांसेस पढ़ लेते तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि हमने वहाँ पे पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल के बारे में पढ़ा था। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एक बार यहाँ पे आइडिया रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है वो बेसिकली बैंकर के रूप में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। स्टेट में तो आरबीआई नहीं होता है ना, लाइक ऑफिसर्स होते हैं आरबीआई के, बट आरबीआई जैसा और कोई बॉडी तो स्टेट में नहीं है। तो नॉर्मल सा बात है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर फंड हो रहा तो स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर बैंकर के रूप में किसी को एक्ट करना रहा तो दे लाइक आरबीआई विल बेसिकली टेक द पोजीशन ऑफ इट, ठीक है। तो स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली बैंकर के रूप में आरबीआई काम करते हैं, बात पता होना चाहिए। बट 2 एक्सेप्शन है इसकी, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम के लिए आरबीआई बेसिकली बैंकर के रूप में काम नहीं करते, पता होना चाहिए। अब ये जम्मू एंड कश्मीर हट जाएगा, शायद आर्टिकल 370 हट चुका है, तो अब ये जम्मू कश्मीर शायद हट जाएगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस फैक्ट को, ठीक है। फिर मैनेजेस पब्लिक डेट ऑफ बोथ सेंटर और स्टेट, तो सेंटर और स्टेट दोनों का पब्लिक डेट को भी आरबीआई मैनेज करता है, ये बात पता होना चाहिए। फिर आरबीआई इज द नेशनल क्लियरिंग हाउस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स और आरबीआई जो मेंटेन करता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी। तो ये इजी है, इसमें कुछ
फंक्शंस की नहीं है, ये हो जाता है जनरली। अब हम लोग देखेंगे कि आरबीआई का और इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है। तो आरबीआई जो है वो बेसिकली एक्ट करता है एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बैंक के रूप में काम करता है। अभी हमने देखा वही सेम पॉइंट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए काम करता है। मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। दूसरा बैंकर टू बैंक्स, आरबीआई जो है बेसिकली मेंटेन करता है बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक्स। इट आल्सो एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू बैंक्स। तो यूपीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है बैंकर्स टू बैंक, जब बैंक सारे होप लूज कर देते हैं, बैंक्स को कोई मदद करने वाला नहीं होता है, तो उस टाइम पे बैंक्स आरबीआई के पास में जाते हैं और आरबीआई बैंक्स को मदद करता है। तो वही वही है कि आरबीआई बेसिकली एक्ट्स एज ए बैंकर टू द बैंक। तो प्लस जितने भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनके अकाउंट को भी मेंटेन करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। आप देखेंगे कि सीआरआर का पैसा जो है बैंक्स को जाकर के आरबीआई में डिपॉजिट भी करते हैं, ताकि मुसीबत के टाइम पे वो सीआरआर का पैसा आरबीआई वापस दे देता है उन्हें, ठीक है। 4% के आसपास अभी सीआरआर चल रहा है। तो बैंकिंग अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। और वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब बैंक्स को कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली बैंक्स को हेल्प करता है, ठीक है। एनबीएफसी के केस में एनबीएफसी अकेला रह जाता है, क्योंकि एनबीएफसी और शेडो बैंक्स वाले वीडियो में हमने देखा था कि एनबीएफसी को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग भी होते हैं वो लोग। बट कुछ कुछ डिफॉल्ट ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मुसीबत के टाइम पे फिर उन्हें प्रॉपर तरीके से हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस भी नहीं होता है, डीआईसीजीसी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होता है इन केस ऑफ एनबीएफसी, हमने बहुत अच्छे से देखा था। अदर फंक्शंस क्या है? लाइसेंस इशू करना, ब्रांच एक्सपैंड करना, एक बैंक को दूसरा बैंक ब्रांच अपना एक्सपैंड करना है, तो ये सब लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ये सब बेसिकली फंक्शंस होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब हम लोग डेप्थ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और एक हम लोग ये पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेप्थ मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आरबीआई जो है वो बेसिकली मैनेज करता है मार्केट बोरोइंग्स ऑफ बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको? एक्सटर्नल बोरोइंग्स मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट आरबीआई। तो जितने भी मार्केट बोरोइंग्स होते हैं, अगर मान लीजिए आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कुछ मार्केट से बोरिंग्स उठाया है, डोमेस्टिक मार्केट से अगर कुछ बोरिंग्स उठाया है, तो इट विल मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल बोरिंग्स, ठीक है, अगर कुछ फॉरेन सोवरिन लोन्स लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उस केस में इट विल नॉट बी मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं फिर वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आकर के देखेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है मार्केट बोरिंग्स को मैनेज करता है सेंट्रल स्टेट का, पर एक्सटर्नल बोरिंग्स जो होते हैं दे आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन होगा एग्जाम के टाइम पे, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट ऑफ सेंटर्स पब्लिक डेप्थ, सेंटर का जो पब्लिक डेप्थ है उसको भी मैनेज करने का काम आरबीआई का, स्टेट का भी मैनेज करने का आरबीआई का काम होता है। बट जो सेंटर का पब्लिक डेप्थ होता है उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई के ऊपर में ऑब्लिगेशन है कि आरबीआई को करना ही करना होगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट, तो उस केस में एग्रीमेंट के जरिए होता है। हर आरबीआई हर एक स्टेट के साथ में एग्रीमेंट करता है कि करना है कि नहीं करना है, उसके बेसिस पे होता है। इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, बट सेंटर के केस में इट इज एन ऑब्लिगेशन, तो ये बात पता होना चाहिए आपको। फिर हम लोग एक सेल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा कि पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल जो है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यूपीएससी यही पूछेगा आपसे डैम श्योर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेल, ठीक है। इसलिए जानबूझ के मैंने लिखा है कि डज नॉट कम अंडर एनी मिनिस्ट्री, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दिमाग काम नहीं करेगा और रॉन्ग कर देंगे हम लोग इसको। वो बात अलग है कि मिनिस्ट्री वाला कहीं ना कहीं हम लोग ठीक कर लेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। और इसका काम क्या है? बेसिकली ये इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्थ जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको मैनेज करने का काम करता है, नाम से पता चल रहा है पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जस्ट एक आइडिया रखिएगा कि कॉइनेज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो होता है कॉइन का वो 1000 हो सकता है, कि 1000 से ऊपर के कॉइन आप इशू नहीं कर सकते हैं। अभी तो बात चल रहा था 100 रुपये का कॉइन इंट्रोड्यूस करने का, पता नहीं मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऐसे भी 1000 से ऊपर का कॉइन नहीं हो सकता है, कॉइनेज एक्ट में मेंशन किया गया है। यहाँ पे यूपीएससी दे देगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में दिया है, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। याद रखिएगा पाकिस्तान और बर्मा दो कंट्रीज है जिसके लिए आरबीआई ने एज ए सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तान और बर्मा उस टाइम इंडिया के पार्टी थे, तो उस टाइम पे आरबीआई ने बेसिकली आरबीआई एक्टेड एज ए सेंट्रल बैंक फॉर देम, ठीक है। एक सिक्योरिटी मिल्स है आपका पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, रफ आइडिया रखिएगा, ऐसे ये वाला फैक्ट उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप इसकी भी करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैंकिंग वाले एग्जाम्स में आ जाएंगे, बट ये नॉर्मली यूपीएससी में ये वाला फैक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है।
अच्छा, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई, तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। ऐसे भी यूपीएससी का आदत है फेवरेट रिपोर्ट्स को पूछना। मैंने 50-60 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है रिपोर्ट के ऊपर में आना, तो जो 50-60 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है उसका मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो। रिपोर्ट्स में हमें बेसिकली ये पढ़ना रहता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज करता है, और क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है उसके आपको की इंडिकेटर्स पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसके की इंडिकेटर्स क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्या क्या पैरामीटर्स है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई क्या क्या रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट इट इज रिलीज्ड बाय आरबीआई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी एक होता है विच इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ निकालता है, ये बात पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट निकालता है और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू निकालता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए एक पार्ट और इसका मनी सप्लाई के ऊपर हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे इसका। उसके पहले हम लोग क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो यूपीएससी ने, अभी हम जितना पढ़ा उससे यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछा था एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे। देखिए यूपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वही गवर्नर को अपॉइंट करता है, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, दूसरा आप पूछेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल बैंक द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ प्रोविजन दिया हुआ नहीं है। एग्जाम पेपर सॉल्व कर, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है, तो लक्ष्मीकांत पूरे बुक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, कुछ भी पढ़ा होगा, कभी बैठ करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो इतना बुद्धि और इतना एग्जाम में आपका दिमाग चलना चाहिए कि जहां पे भी अगर आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रोविजंस है जहां पे which gives the central government the right to issue directions to the RBI in public interest, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और यूपी का आदत है, पास्ट ईयर पेपर उठाइए और चेक कीजिए, 10 क्वेश्चन में अगर यूपीएससी ने ये दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट, तो वो स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तुरंत आपको सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत सावधान हो जाइएगा। वो आपने देखा है ना, सतर्क रहे सावधान रहे, तो वो सेम चीज आपको अप्लाई होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे आप देखें तुरंत सतर्क हो जाइए कि यहाँ पे ट्रैप है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, जैसे आप 2 काटेंगे आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 3, 1 and 3 ओनली। ठीक है, फिर भी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर्स फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, तो ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, कि आरबीआई एक्ट 1934 से रिजर्व ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है बेसिकली पावर ड्राइव करती है। हमने देखा भी था शायद पहले वाले स्लाइड में कि कहाँ दिखा था, देखिए गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो दोनों जो होते हैं वो बेसिकली एक्ट 1934 पावर ड्राइव करते हैं। अब एक और क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक, जो अभी हमने देखा कि बैंकर बैंक के रूप में काम करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहलाता है। इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अदर बैंक्स रिटेन द डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, कि अदर बैंक्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आरबीआई के साथ में होते हैं। तो ठीक है, सही बात है, पता ही है हमें, सीआरआर के रूप में बैंक्स डिपॉजिट भी रख के रखता है आरबीआई में। आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड, बस तो यही है ना बैंकर्स बैंक का, कि मुसीबत के टाइम पे फंडिंग प्रोवाइड करना, तभी तो बैंकर्स बैंक हुआ। तो पहला 2 स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जनरल लगेगा। तीसरा स्टेटमेंट है द आरबीआई एडवाइजेस कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, तो ये भी, तो इस सेंस में आप इसे मार्क कर देंगे कि आंसर 1, 2 and 3 है। दोस्तों इस वीडियो में इस क्वेश्चन में आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर होंगे तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आप मार्क कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा पहला जनरल स्टेटमेंट है, दूसरा भी जनरल स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर 2 and 3 नहीं होगा, 1 and 3 नहीं होगा, या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर 4 होगा। आपको थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट आएगा कि यार एडवाइस देना बैंकर्स बैंक के रूप में कंसिडर करना इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं है। यूपीए ने इसका आंसर 1, 2 and 3 दिया है, बट एग्जाम टाइम पे ना आपको इसमें डाउट होगा। बहुत लोगों ने इसका आंसर 1 and 2 ओनली भी मार्क किया था। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत है, आपने गलत तरीके से सोचा है। आंसर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी ऐसा होता है जो हर साल अजीब से आंसर दे देगा, और फिर उसमें डिबेट के लिए वो हमेशा खुला रहता है कि यूपीएससी बोलता है आप डिबेट करो इस क्वेश्चन को लेकर के, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि अगर आपका इसमें आप 1 and 2 ओनली भी मार्क करते तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या पता अगले साल यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसलिए आपको ये टॉपिक
में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर यूपीएससी ने 1 2 3 मतलब तीनों दिया है, क्योंकि आजकल यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। 2012 2013 के क्वेश्चंस को निकाल रहा है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक वाले, ठीक है, और उसे ठीक 2022 23 24 25 के पेपर में पूछ लेगा आने वाले टाइम पे। तो इसलिए अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर यूपीएससी ने 1 2 3 दिया था। एडवाइस वाला जो पॉइंट है ये आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, ये भी यूपीएससी ने कंसीडर किया था। तो आप एग्जाम में अगर वापस आता है तो 1 and 2 ओनली मत मार्क कीजिएगा, 1 2 and 3 ओनली तीनों मार्क कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको ये आरबीआई का नोट्स डाउनलोड करना है दोस्तों, तो आप व्योदम आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। और विजन आईएएस या फिर आप कोई भी मंथली मैगजीन, इनसाइट्स इंडिया, बहुत सारे जितने भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी आप एक मैगजीन पढ़ेंगे, कोई भी आप एक मैगजीन उठाइएगा, उससे आप अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स बेसिकली, ठीक है। तो इसके साथ इस टॉपिक के साथ हमने डील कर लिया है, और हम लोग फिर दूसरे वीडियो में बाकी के जो हमारे पेंडिंग वीडियोज़ है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है।